हेलो एंड वेलकम गाइस। आई एम अमित और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्मा 2021 के बारे में, जो एक्मा 12 से भी जाना जाता है। इसका स्टेज 4 रिलीज आ चुका है, तो हम इसके फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं पहले फीचर से। तो फीचर नंबर 1 की बात करते हैं। फीचर नंबर 1 का मतलब है आपके पास इसके अंदर हमें मिलता है एक स्ट्रिंग के अंदर एक नया मेथड दैट इज कॉल्ड रिप्लेस ऑल। इससे पहले एक ही मेथड था अपने पास रिप्लेस। अब हमें एक और मेथड इसके अंदर इंट्रोड्यूस होकर मिलता है दैट इज कॉल्ड द रिप्लेस ऑल मेथड, जिससे हम मल्टीपल अकरेंस कैरेक्टर्स को भी रिप्लेस करके आ सकते हैं। तो रिप्लेस मेथड के थ्रू आप सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते थे, लेकिन अगर आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना है देन देयर इज अ थिंग कॉल्ड रिप्लेस ऑल। सो दिस इज एडेड इन अ स्ट्रिंग प्रोटोटाइप। तो इसे चेक करते हैं। इस वीडियो में मैं जो ब्राउजर यूज कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड ब्रेव ब्राउजर, और आइदर यू कैन यूज अ क्रोम, बट इट शुड बी द अपडेटेड वन। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रॉम हेयर आई जस्ट डिफाइन अ स्ट्रिंग, और मैं उस स्ट्रिंग में जाकर स्पेसिफाई करता हूं जावास्क्रिप्ट इज ऑसम, और अब मैं इस पर रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो आई जस्ट यूज स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस ऑल, और यहाँ जाके आई एम जस्ट सेइंग कि स्मॉल ए को रिप्लेस कर दो आप कैपिटल ए से, तो यू विल गेट दिस, राइट। अब इसी तरीके को हम यूज करते हैं फिर से, इसमें हमने देखा कि मल्टीपल ए के अक्रेंस को इसने कैपिटल ए में कन्वर्ट कर दिया। सपोज अगर मैं भूल जाता हूँ यहाँ पर ए मैं स्पेसिफाई करना ही भूल जाता हूँ, तो इफ आई स्पेसिफाई द एम्प्टी स्ट्रिंग और उसके बाद मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर देता हूँ अंडरस्कोर, तो ये क्या करेगा कि हर कैरेक्टर के आगे अंडरस्कोर अम्बेड करता हुआ जाएगा। इट इज लाइक दिस। हमने सीखा कि रिप्लेस ऑल मेथड क्या करता है। लेट्स मूव टू द फीचर नंबर 2। तो फीचर नंबर 2 में हमारे पास आता है promise डॉट एनी नाम से मेथड। तो जो promise डॉट एनी नाम का मेथड है, एज यू नो गाइस कि promise जो है आपके पास वो एसिंक कॉल्स के लिए बनाया गया है। तो जब भी आप एसिंक्रोनस कॉल कर रहे हो आप promises यूज करते हो, जाके जो कि एक्मा 6 से आपके पास आया है, यानी कि एक्मा 2015 से आपके पास आया है। प्रॉमिस में बहुत सारे वैरायटी ऑफ मेथड्स हैं, जिसमें से अब एक नया मेथड और इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज प्रॉमिस डॉट एनी। तो प्रॉमिस डॉट एनी बेसिकली ये चेक करता है कि अगर आपके बंच ऑफ प्रोमिस हैं, यानी कि एग्रीगेशन है प्रोमिस की, उसमें से अगर एक भी प्रॉमिस सक्सेसफुल होता है तो वहीं से एग्जिट कर जाता है। अदरवाइज इट विल वेट टिल द एंड, और अगर एक भी सक्सेसफुल नहीं होता, इसका मतलब एक भी रिजॉल्व नहीं होता और सबके सब रिजेक्ट हो जाते हैं, तो ये आपको एक एग्रीगेट एरर देता है। तो दिस इज द मेथड विच इज इंट्रोड्यूस इन एक्मा 2021, यानी कि एक्मा 12 में इंट्रोड्यूस किया गया। इस मेथड को हम देखते हैं ये मेथड काम कैसे करता है। लेकिन इससे पहले आई जस्ट वांट टू कंपेयर विद अदर मेथड्स कि इससे पहले कौन कौन से मेथड्स थे और उनके बीच में क्या कंपैरिजन है। इससे पहले बहुत इनिशियल स्टेज में हमारे पास प्रॉमिस डॉट ऑल था, जो कि इनिशियली हमारे पास आया था। इस प्रॉमिस डॉट ऑल को में बेसिकली क्या करता है, कहता है कि मैं वेट करता हूँ सभी कॉल्स की, अगर इसमें से एक भी कॉल फेल होती है यानी कि रिजेक्ट होती है तो मैं एग्जिट कर जाता हूँ। प्रॉमिस डॉट रेस बिल्कुल इस तरीके से काम करता है। वो कहता है कि मैं एग्रीगेशन ऑफ कॉल्स कर रहा हूँ, लेकिन अगर इसमें से कुछ भी पास होता है या फेल होता है, वट एवर द थिंग इज डन, कोई भी इनमें से, अगर मेरे बंच ऑफ प्रोमिस कॉल है, अगर इसमें से एक भी मेरे पास पास हो रहा है या फेल हो रहा है, तो ये एग्जिट कर जाएगा इमीडिएटली। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेस, क्योंकि वो बहुत सारे प्रोमिस के बीच में रेस लगा रहा है। आइदर वो पास हो या फेल हो, इट विल जस्ट एग्जिट इमीडिएटली, इट वुड नॉट वेट फॉर ऑल। प्रॉमिस डॉट सेटल्ड ऑल नाम से जो मेथड है वो एक्मा 2020 के अंदर बिल्ड किया गया है, और इसका पर्पस ये है, ये कहता है कि मैं वेट करता हूँ सभी कॉल्स की, और उसके बाद जो भी रिजल्ट मेरे पास आता है, इधर पास और फेल, मैं आपको उसका रिजल्ट आपको देता हूँ। देयर इज अ न्यू मेथड जो हमने अभी बात करी, प्रॉमिस डॉट एनी। वो कहता है कि मैं एग्जिट कर जाता हूँ इफ एनी वन इज पास, अब इफ इट इज नॉट पास सो आई विल गिव यू द एग्रीगेशन एरर। तो लेट्स चेक दिस आउट, ये काम कैसे करता है। तो इसके लिए हम अपने कोड विंडो पे जाते हैं, और इसके लिए वी स्टार्ट विद सम एसिंक कॉल। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बिल्ड करता हूँ। लेट्स आई क्रिएट अ फंक्शन क्यूब, जिसका काम है क्यूब निकालना, और उसमें मैं एक नंबर यहाँ पर स्पेसिफाई करता हूँ। और यहाँ जाकर आई जस्ट यूज सेट टाइम आउट जस्ट टू सिमुलेट द एसिंक थिंग, और उसके अंदर एक एरो फंक्शन बिल्ड करते हैं। और सपोज इसके अंदर जाकर मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि इट इज गोइंग टू गिव मी सम रिजल्ट, सो इट इज गोइंग टू रिजॉल्व एंड इट इज गोइंग टू डू नंबर एंड एक्सपेरेंट ऑफ दिस। तो इसका क्यूब निकालेगा, एंड आफ्टर एंड इट विल टेक सम टाइम, लेट्स से 5000 मिली सेकेंड, इसका मतलब 5 सेकेंड का टाइम मिलेगा टू टू जनरेट दिस क्यूब। और इसको बिकॉज मैं रिजॉल्व की बात कर रहा हूँ, तो आई जस्ट नीड टू रैप इट इन साइड द प्रॉमिस, राइट। सो आई जस्ट फॉरगेट टू रैप इट इन द प्रॉमिस, तो मैं इसे प्रॉमिस में रैप कर देता हूँ, एंड फ्रॉम हेयर आई विल से रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। और आपको पता होना चाहिए कि प्रॉमिस के अंदर आप ए सिंक कॉल स्पेसिफाई करते हो। सो दिस इज माई ए सिंक्रोनस कॉल, दिस वन,
और ये यहाँ जाके बंद हो रहा है. सो आई जस्ट कट डाउन दिस async कॉल एंड आई जस्ट पेस्टेड इट हियर, राइट. और इस मेथड को मैं बोलता हूँ कि इट इज सपोज टू गिव मी द प्रॉमिस, सो इट इज गोइंग टू रिटर्न अ प्रॉमिस. So this is my cube method and now I am going to call this cube method. तो मैं इस cube को कॉल लगाता हूँ which is actually giving me a promise, और इस promise के inside मेरे पास कोई async कॉल है. अगर मेरे पास वो perfect चलती है so it will give a resolve. Suppose अगर वो imperfect चलती है तो मैं यहाँ पर जाके condition लगा सकता हूँ. If number is suppose less than 5 then do this, यानी कि उसे resolve करो, otherwise else just do rejection of it. तो मैं यहाँ जाकर उसे reject कर देता हूँ and I just say reject the call, right. तो मैं यहाँ पर रिजेक्ट कर दूंगा उस कॉल को. और किस नंबर के लिए मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, आई एम जस्ट शोइंग यू कि मेरे पास इसके लिए मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ. तो मेरे पास यहाँ जाकर इस जगह जाकर आई जस्ट डू सेमीकोलन हियर, और यहाँ जाके मैंने बिल्ड कर दिया इसका क्यूब मेथड. एंड आफ्टर दिस क्यूब मेथड आई जस्ट वांट टू कॉल दिस. तो मेरे पास एक क्यूब मेथड क्रिएट हो गया. अब मैं इसे कॉल लगाना चाहता हूँ बट आई वांट टू कॉल इट इन एग्रीगेशन मेथड manner. So I just say promise dot any, जो मेथड इंट्रोड्यूस हुआ है, और इसके अंदर बिकॉज एग्रीगेशन कॉल्स हैं तो मैं इसे एरे में डालता हूँ, और क्यूब 2 को कॉल लगाते हैं, क्यूब 3 के लिए कॉल लगाते हैं, और इसके साथ साथ हम क्यूब 7 के लिए भी कॉल लगाते हैं, जिससे मेरे पास रिजेक्ट वाले केस में भी जाएगा. बट एनी का पर्पस है कि इनमें से कोई भी कॉल सक्सेसफुल होनी चाहिए, यानी कि 2 के लिए भी सक्सेसफुल है, 3 के लिए भी सक्सेसफुल है. तो अगर कोई भी कॉल सक्सेसफुल होगी जस्ट कंसिडर इट. तो हमारे पास प्रॉमिस चला, और इसके देन में जाकर अगर हमारे पास कुछ भी सक्सेसफुल होता है सो विल गेट सम डेटा एंड आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट इट. तो मैं इसे जाके प्रिंट करता हूँ console.log एंड वट एवर द डेटा आई विल रिसीव. और आफ्टर दिस आई विल से कैच, और कैच में जो मेरे पास एरर है सो आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस एरर एंड आई जस्ट क्लोज इट डाउन दिस थिंग. और इसे चेक करते हैं. तो जैसे प्रॉमिस डॉट एनी में लिखा, और मेरे पास 3 कॉल्स गई, क्यूब 2 के लिए, क्यूब 3 के लिए और क्यूब 7 के लिए. और उस पर देन जाके मैंने चेक किया कि अगर इसमें से कोई भी कॉल सक्सेसफुल हुई है, यानी कि रिजॉल्व हुई है, तो जस्ट गिव मी दैट कॉल, जो भी इनमें से मेरे को मिलती है. अदरवाइज जस्ट गिव एन एग्रीगेशन एरर इफ इट इज नथिंग इज गेट रिजॉल्व. जैसे हमने इसे देखा, सो इट इज जस्ट पेंडिंग फॉर 5 सेकेंड एंड आफ्टर 5 सेकेंड इट इज गोइंग टू गिव सम रिजल्ट. इट इज गिविंग 8, राइट. तो इसका मतलब एक कॉल मेरे पास सक्सेसफुल हुई है. सो सपोज if I do, this would be a 12, let's say, and now the 3 is the call which is going to be a successful, जो resolve होगी. तो अब इसके लिए हम वेट करते हैं. It is wait for a 5 second and then it will give the data, right. But if nothing is get successful, so suppose instead of 3 it is 30 suppose, तो अब इसका मतलब एक भी कॉल मेरे पास सक्सेसफुल नहीं होने वाली. So it will give the aggregation error, right. So it is giving you the aggregation error. So this is the feature number 2 we have completed. Now moving back to the feature number 3. So we are here. This is called logical assignment operator. This is introduced in ECMA 12 और ECMA 2021. इसके अंदर हमारे पास लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर है. तो इसका मतलब एंड और इन सब के साथ असाइनमेंट्स हमें प्रोवाइड की गई हैं. तो दिस वुड बी लाइक, यहाँ पर अपने पास लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर है. इट द सिंटैक्स इज लाइक ए और इक्वल्स टू बी, एंड लॉजिकल एंड हमें दिया गया है, एंड साथ में एक और ऑपरेटर दिया गया दैट इज कॉल्ड नलिश असाइनमेंट ऑपरेटर. तो इसे चेक करते हैं कि हाउ दिस थिंग इज वर्किंग. तो आई जस्ट मूव बैक टू द कंसोल एरिया, और यहाँ जाकर हम फीचर नंबर 3 को टेस्ट करते हैं. सपोज गाइज मेरे पास एक फंक्शन है लेट्स से ऐड, जिसमें मैं एडिशन करना चाहता हूँ, और एडिशन करते वक्त मेरे पास x और y 2 पैरामीटर्स है, एंड आई जस्ट डू रिटर्न x प्लस वाई. तो अगर हम देखें जो मेरे पास ऐड नाम का फंक्शन है, इसके अंदर मेरे पास 2 पैरामीटर्स हैं x और y, और हम जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आर्गुमेंट्स है दैट इज ऑप्शनल. एंड सपोज इफ आई ट्राई टू डू दिस थिंग, तो बिकॉज x में भी अनडिफाइंड गया, y में भी अनडिफाइंड गया, अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड इज बिकम नैन. तो वी वांट कि अगर x और y की वैल्यूज मिसिंग है, सो हाउ वी कैन प्रोटेक्ट दीज काइंड ऑफ वैल्यूज. तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ECMA 12 का फीचर, जो अभी हमारे पास लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर है. हाउ वी कैन यूज दिस फीचर, लेट्स ट्राई दिस आउट. तो जाते हैं वापस इस फंक्शन पे, और यहाँ जाके इफ आई डू x इक्वल्स टू x एंड बिकॉज इट्स और इक्वल्स टू, राइट. तो इधर जाके मैं बोलता हूँ कि अगर x में वैल्यू मिसिंग है तो इट विल जस्ट assign this 0 if y or y equals to 0. So what does it mean basically?
ये जाकर चेक कर रहा है कि जो हमारे पास x है, इज दिस x इज बेसिकली अ ट्रूथी मीन्स कि क्या इसमें वैल्यू है मेरे पास. If it has the value, it means it does not have the null, it does not have the undefined, it does not have the false, it does not have the zero, it does not have the blank, it does not have the nan. ये सब आपकी false values हैं. तो अगर इसमें कुछ value है मेरे पास, तो this condition is get satisfied. It means it is truthy. So consider that x value. If it is not, then because or है, तो अगर condition false है, so it will go to this place x equal to 0. तो वो जाके compare करेगा. Because first condition is false, so it will assign the x में जाकर 0 असाइन करके आ जाएगा. सेम इट डज फॉर द y. इट विल जस्ट चेकिंग कि y अनडिफाइंड नहीं है, नल नहीं है, फॉल्स नहीं है, नैन नहीं है, तो 0 नहीं है, ब्लैंक नहीं है. सो इट इज जस्ट चेकिंग आउट दिस थिंग. इफ इट इज फॉल्स देन इट विल असाइन y इक्वल टू 0, राइट. तो अब अगर जाकर आई थिंक ओके व्हाट आई मिस इक्वल्स टू साइन, राइट. तो मैंने यहाँ पर इसे मिस किया था. लेट्स से ऐड एंड आई जस्ट रन दिस थिंग. It is giving add 0, so it means इसने 0 0 consider किया. But if I do 10, 20, so because 10 is a value, so it is truthy. So because it's a truthy, so x में 10 गया, same y में भी मेरे पास 20 गया. So it does do this thing, right? So this is the example where you can fit this operator in practical world. Same thing, अगर हम इसको and को use करें इसके साथ. So suppose if I remove this with this and sign. If I do this with this and sign, and suppose I am saying अगर x में मेरे पास कोई वैल्यू है ऑलरेडी, तो I will consider as this 100 or either I consider this as a 200, right? So it means I am saying कि अगर x में जो भी वैल्यू मेरे पास है, so I just want to replace the value, right? I want to replace the value. It means if it is true, right? अगर ये true है, truthy है, so just put this value here. If this is truthy, then put 200 there, right? तो अगर हम इसे कॉल लगाते हैं 10, 20 से, सो इट एक्चुअली रिप्लेस द 10, 20 वैल्यू विद 100 and 200. बिकॉज ट्रू कंडीशन में फर्स्ट इट जस्ट चेकिंग कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, तो सेकंड कंडीशन भी अगर मेरे पास ट्रू है, आई मीन द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, देन इट विल गो टू दिस कंडीशन एंड देन इट विल असाइन इट. So this is how it is using this and for replacing the values. Now तीसरा जो हमारे पास है, अगर हम उसे भी यूटिलाइज करें, दैट इज nullish operator which is in ECMA 2020. तो अगर हम इसे यूज करते हैं, दिस इज द nullish operator. एंड सपोज आई एम सेइंग कि इफ द वैल्यू इज null, nullish का मतलब है कि इट इज जस्ट चेकिंग द null वैल्यू, और इफ द वैल्यू इज अनडिफाइंड, तो या तो वैल्यू आपके पास null है या वैल्यू आपके पास अनडिफाइंड है, देन इट विल वर्क. तो अब यहाँ जाकर हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं. एंड सपोज इफ आई एम नॉट पासिंग एनीथिंग, यू नो इट इज अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड होता, लेकिन ये क्या कर रहा है हमारे पास, इट इज जस्ट चेकिंग कि इफ इट इज अनडिफाइंड देन इट विल असाइन द सी, राइट. If it is null, so suppose I am saying null, it does the same thing. But the problem is if it is this blank, so because वो null और undefined के लिए काम करता है, so it is not a null, it is not undefined, so blank plus blank is blank. Makes sense? So this is how it is working. So now moving back to the next feature. So we have done this 3 features right now. So moving back to the feature number 4. Feature number 4 says कि न्यूमेरिक सेपरेशन नाम का फीचर इन्होंने बिल्ड किया है. दिस न्यूमेरिक सेपरेशन फीचर इज एक्चुअली सेइंग कि अब हम बड़े नंबर्स को इस तरीके से बता सकते हैं, जैसे कि सपोज आई हैव द प्राइस वेरिएबल एंड आई वांट टू स्टोर अ प्राइस ऑफ 1 लाख, सो आई कैन पुट लाइक दिस. इट वुड बी मोर रीडेबल, राइट, क्योंकि मैंने इसे अंडरस्कोर से स्पेसिफाइड कर दिया है. तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लाइक जावा में ऐसा फीचर है हमारे पास, तो वी कैन separate the bigger digit by using this value, लेकिन internally it is stored in a simple manner. So ये बिल्कुल syntax sugar है हमारे पास, कि हम इसे दिखा सकते हैं इस तरीके से, तो the readability for the coder is much easier. Okay, moving to the feature number 5. फीचर नंबर 5 के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए प्राइवेट मेथड्स. अब आपके पास क्लास के इनसाइड प्राइवेट मेथड भी हो सकते हैं, उसे यूज करके देखते हैं. तो मूविंग टू द कोड एरिया, यहाँ जाके आई क्रिएट अ क्लास ए एंड सपोज आई एम सेइंग आई हैव अ मेथड कॉल्ड शो, और जो भी मेरे को प्राइवेट बनाना है मेथड, उसको स्टार्ट करना हो मेरे को हैश से. सो फ्रॉम हियर आई एम जस्ट सेइंग console.log एंड आई एम सेइंग आई एम अ प्राइवेट मेथड, एंड सपोज हियर आई हैव अ डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले में बोलता हूँ console.log आई एम अ पब्लिक मेथड.
So if let's suppose, because my show function is a private one, so how I can call it? तो मैं लिखूंगा this dot hash show, तो मैं पब्लिक मेथड के अंदर से प्राइवेट को कॉल लगा सकता हूँ. अब इसे यूटिलाइज कर दें. तो लेट्स से where obj equals to new a, मैंने इसका ऑब्जेक्ट बिल्ड किया, and from here if I try to call hash show like this, it is saying it's a private field, right? It never be accessible outside it. So if I do obj dot print, and because the print the display one, so if I call the display is supposed to call the private one, तो वो अंदर से जाके प्राइवेट मेथड को कॉल लगाएगा. सो हम पब्लिक एक्सेस कर पा रहे, पब्लिक के थ्रू प्राइवेट कॉल लगा. So this is they have provided. Moving back to feature number 6. फीचर नंबर 6 जो है डेट इज कॉल्ड द वीक रेफरेंस. ये लिटिल बिट एक एडवांस फीचर है जो कि यूजली बहुत ही कम केसेस में यूज किया जाता है. तो वीक रेफरेंस का पर्पस क्या है? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग रेफरेंस. इसका मतलब वो मेमोरी से तब तक नहीं जाता जब तक कि आप उसे नल नहीं करते, आप उसे रीअसाइन नहीं करते, वो आउट ऑफ स्कोप नहीं होता. तो इफ़ यू वांट कि मेरे पास कुछ अगर बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो मेमोरी में से अपने आप डीएलोकेट हो जाए वेन एवर मेरे पास मेमोरी नीडेड है. मुझे अगर कोई मेमोरी नीड है, आई मीन मेरे पास गार्बेज कलेक्टर जब भी चलेगा तो उन ऑब्जेक्ट्स को अपने आप मेमोरी में से वैनिश कर देगा जैसे उसे मेमोरी की नीड हो. तो मोस्ट ऑफ द केसेस लाइक व्हेन वी आर इम्प्लीमेंटिंग अ कैशिंग फीचर, देन वी नीड दिस काइंड ऑफ स्पेशल फीचर. जैसे सपोज अगर मैं कुछ कैशिंग कर रहा हूँ अपने सिस्टम में, सपोज आई वांट टू स्टोर सम ऑफ द डेटा, लेट्स से मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स का डेटा है इन अ शॉपिंग, एंड आई जस्ट वांट टू कैश द डेटा ताकि मैं उसे डिस्क में से बार बार ना निकालूँ, मैं उसे जाकर हीप के अंदर डंप कर दूँ उस डेटा को. तो वेन एवर आई नीड इट, बिकॉज हीप रैम पे, तो मैं जब भी मेरे को उस डेटा की नीड होगी, आई जस्ट फेच इट फ्रॉम दैट कैशे. लेकिन जैसे मेरे पास मेरे सिस्टम पे यूजर्स ज़्यादा आते हैं और मेरे सिस्टम पे लोड ज़्यादा बढ़ता है, सो आई जस्ट वांट टू वैनिश दैट कैशे बिकॉज आई जस्ट वांट टू कीप रनिंग माई सिस्टम. So I just want to deallocate the memory of this large kind of objects. That moment of time we need some weak references. That means whenever the memory is demanded, it will vanish those objects. तो इसके लिए हम weak reference का फंडा यूज करते हैं. So weak reference is very good for implementing the caching feature, and along with this weak reference, they are providing a feature of finalizer. So this finalizer is basically used whenever your object is going to be deallocated from the memory. जैसे आपका object memory में से जाएगा, उसी मूवमेंट पे एक कॉल बैक अटैच कर सकते हो आप. तो ये बिल्कुल डिस्ट्रक्टर कॉल जैसा है या फाइनलाइज कॉल है जैसे जावा में होती है. तो बिल्कुल वैसा ही कॉल इन्होंने क्रिएट किया है इन द फीचर नंबर 6. तो लेट्स चेक दिस आउट कि कैसे काम करता है. तो अब इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कैशे कैसे कर सकते हैं. तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं फंक्शन कैशे डेमो से इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और यहाँ इससे पहले हम रजिस्टर्ड करते हैं फाइनलाइजर को, ताकि जब भी वो गार्बेज कलेक्ट करेगा तो इस कॉल बैक को कॉल लगाए. तो हम यहाँ जाकर वी क्रिएट अ फाइनलाइजर, न्यू फाइनलाइजर रजिस्ट्री कर देते हैं, और इट रिक्वायर्ड अ कॉल बैक, और यहाँ हम एक कॉल बैक अटैच करते हैं, एंड आई एम जस्ट सिंपली सेइंग console.log एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द कॉल बैक. अब इस कैशे डेमो पे जाकर हम यहाँ बोलते हैं कि सपोज अगर मेरे पास इन दिस कैशे तो मेरे पास एक वीक रेफरेंस है, तो मेरे पास एक कैशे है दैट सेइंग आई एम अ वीक रेफरेंस, जो मेमोरी में से डीएलोकेट हो जाएगा इमीडिएटली वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द गार्बेज कलेक्टर. और यहाँ जाकर आई एम सेइंग कि आई हैव द प्रोडक्ट्स, मेरे पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, एंड आई वांट टू स्टोर इट, लेट्स से एप्पल एंड नोकिया and let's say Samsung. So I have the products inside the cached, and I want कि ये मेरे पास vanish हो जाएगा when I don't need it. So cache dot deref करते हैं हम यहाँ पर से dereference करते हैं इसे. So it will give me the object, right? It will give me the object, और यहाँ जाके I am just checking out set interval में जाकर कि मैं इस ऑब्जेक्ट को चेक कर देता हूँ कि इसमें कोई वैल्यू मेरे पास आई या नहीं आई. इसका मतलब जैसे ही मेरे पास गार्बेज कलेक्टर चलेगा, तो गार्बेज कलेक्टर कब चलेगा? जब मेरे को मेमोरी की नीड होगी. तो मेमोरी की नीड मुझे पैदा करनी होगी, तभी मैं चेक कर सकता हूँ ऐसा. तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ जाकर इनसाइड दिस आई विल जस्ट से कि अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है मेमोरी में, तो आई एम जस्ट टेकिंग ट्रूथी. इफ इट इज़ नॉट प्रेजेंट, सो आई जस्ट गो टू द फॉल्सी. इफ इट इज़ प्रेजेंट हेयर, सो आई एम जस्ट सिंपली सेइंग console.log दिस ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट. अगर इसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो आई एम जस्ट सेइंग कमिंग फ्रॉम द कैश.
so it means your data is coming from the cache. If it is not, so it means I'm just saying console.log not coming from the cache. So it means your data is not coming from the cache, so it means it is become undefined, right? जैसे वो garbage collect होगा तो हमारे पास यहाँ कैश हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। अब एसी कैश पे जाकर फाइनलाइजर लगाए थे। फाइनलाइजर के अंदर सो दिस इज द ऑब्जेक्ट फाइनलाइजर, दिस वन। फाइनलाइजर के अंदर देयर इज अ मेथड कॉल्ड रजिस्टर एंड वी आर रजिस्टरिंग द कैश एंड वी आर सेइंग कि जैसे ही कैश को मेमोरी से वैनिश करेगा सो इट विल कॉल दिस फाइनलाइजर, उसे कॉल लगाएगा और इट इज जस्ट अ कॉल बैक कि जैसे ऑब्जेक्ट मेमोरी में से जाएगा सो वी आर सेइंग गुड बाय ऑब्जेक्ट, राइट? तो ये कॉल बैक कॉल हो जाएगा विद दिस वैल्यू, तो गुड बाय ऑब्जेक्ट बिकम अ पार्ट ऑफ दिस वैल्यू। तो हमारे पास हमने इसे डीरेफरेंस किया, डीरेफरेंस करके हमारे पास ये आया और इसका भी हम सेट इंटरवल को भी हम किसी सी नाम के वेरिएबल में स्टोर रखते हैं। तो सेट इंटरवल विल बी कीप कॉलिंग और इसे कॉल लगाते हैं हम ऑन एवरी 0 मिलीसेकेंड। बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलेगा और टू फिल अप द मेमोरी, क्योंकि गार्बेज कलेक्शन भी चलना चाहिए, तो फिल अप द मेमोरी आई जस्ट क्रिएट एन एरे, एम्प्टी एरे, और इस एरे के अंदर हर 0 मिलीसेकेंड के इंटरवल में आई एम जस्ट कीप पुशिंग द न्यू वैल्यूज। तो एरे फिलअप होता जाएगा, इसे ग्लोबल रखा है, सो इट वुड नॉट बी गेट गोइंग बैक टू द मेमोरी, क्योंकि ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है। तो वो अटैक किस पे करेगा? सिर्फ वीक रेफरेंस पे, और वीक रेफरेंस से जैसे अटैक होगा तो वो डी रेफरेंस हो जाएगा, डी रेफरेंस होकर हमारा ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड हो जाएगा एंड व्हेन इट इज बिकम अनडिफाइंड इट विल गो हियर, राइट? तो हम लोग यहाँ जाते हैं, दिस इज आवर एरे एंड फ्रॉम दिस एरे आई एम जस्ट कीप पुशिंग द न्यू वैल्यूज, सो आई एम सेइंग add something new and that new would be, let's say, method dot random, so it will keep generating the random number, so just keep adding it। और इसको और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए आई जस्ट से keep copying cloning the older values 3 times, तो एरे का साइज फटाफट बढ़ेगा। so this is how it is working, so let's run this code। इसे रन करके देखते हैं। so finalizer is get registered, now I am supposed to call the cache demo and it will put some load। जैसे ये बहुत सारा लोड पुट करेगा तो मेरे पास ये कॉल होना चाहिए गुड बाय ऑब्जेक्ट, राइट? और इससे हमें समझ आएगा कमिंग फ्रॉम द कैश आएगा और बीच में गुड बाय ऑब्जेक्ट आना चाहिए, इट मीन्स इट इज एलिजिबल फॉर द गार्बेज कलेक्शन। तो अगर हम इसे रन करें तो हियर इट इज गाइस, so it is saying goodbye object, it means, and now the dev tools is demanding for, because बहुत सारी मेमोरी हम लोगों ने इमीडिएटली खराब कर दिया, so it is just saying goodbye object, it means it is going back to the, so this is how this feature number 6 is working। and so far guys we have learned top 6 features in this ECMA 2021।